नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को हम आरंभ करेंगे। आज की इस कक्षा में हमारा विषय होगा वाक्य अंश के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो ये वाला आज हमारे विषय है। तो आशा करता हूँ जितने विषय आज से पहले हमने पढ़े हैं उन विषयों के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और उन विषयों का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आप उसकी तैयारी उन विषयों की तैयारी अच्छे से कर सके और अगर आपको उनमें से कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे सके। आप लोगों को पता है सिविल स्टैप के द्वारा ये जो निशुल्क एक श्रृंखला चलवाई गई है जिसमें कि आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी विषय करवाए जा रहे हैं। इन विषयों से आप अपनी एचपीएस मेंस हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए ये निशुल्क रखी गई है ताकि हर विद्यार्थी अपनी तैयारी कर सके जो भी एचपीएस मेंस की परीक्षा दे रहा है। और आपको ये भी पता है कि एचपीएस मेंस में तब तक आप अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक आप हिंदी में पास नहीं हो जाते। तो हिंदी में पास हो जाएं, इसीलिए सिविल स्टैप के द्वारा ये जो कक्षा चलाई गई है और सभी विद्यार्थी जो इस कक्षा के साथ जुड़ रहे हैं उनको इस कक्षा से लाभ भी मिल रहा होगा, ये मैं पूरी आशा करता हूं। तो चले करते हैं आज की कक्षा को आरंभ। आज की हमारी कक्षा है 13वीं कक्षा, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो चलें पहले बात करते हैं हमारे पास वाक्य अंश के लिए एक शब्द। देखो, वाक्य अंश के लिए एक शब्द किसे कहा जाता है? वाक्य अंश, ठीक है। वाक्य अंश मतलब वाक्य बोला जाता है, हमने पढ़ा था जब एक से ज्यादा वर्ण आपस में मिलते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, ठीक है। और एक से ज्यादा शब्द जब आपस में मिलेंगे, एक से ज्यादा शब्द जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि वाक्य अंश के लिए एक शब्द। अब जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप किसी भाषा में निपुण हैं कैसे पता चलता है? जब आप किसी से बात करते हैं तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि यार काम की बात करो, जो मुख्य बात है वो करो, है ना। तब आपको क्या करना पड़ता है फिर? मतलब कि हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि आप जो मुख्य बात है वो कहें, अर्थात आपकी भाषा में क्या होना चाहिए कि गागर में सागर भरने का गुण आप में होना चाहिए, ठीक है। कि हमें अधिक शब्दों में कम वाक्य नहीं कहने हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा वाक्य पूरे के ज्यादा से जो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा शब्दों के स्थान पर एक शब्द में अगर हमारा काम चलता है तो आपको माना जाएगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल सार गर्भित बात करता है, ठीक है। पूरा जैसे मैं बोलूंगा कि रसोई के लिए घर, मान लीजिए मैंने बोला रसोई के लिए घर, तो उसके स्थान पर मैंने बोल दिया रसोई घर, तो क्या हो गया? ये रसोई घर एक शब्द हो गया और रसोई के लिए घर ये क्या हो गया? पूरे कितने शब्द उसके स्थान पर हमने रसोई घर शब्द प्रयोग कर दिया। तो जब हम ऐसे ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं, अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं या पूरे का पूरा एक वाक्य प्रयोग कर रहे हैं उस, ठीक है, तो वो बात क्या हो जाती है? बहुत बड़ी हो जाती है और दूसरा व्यक्ति उसको उसको समझने में रुचि नहीं लेता है। तो इसलिए हमें भाषा में क्या करना होता है कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बात करनी होती है। तो वही है वाक्य अंश के लिए। वाक्य अंश के लिए इसको कहा जाता है एक शब्द। अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चले तो अब बात करते हैं, उदाहरणें देखेंगे। जैसे हमारे पास देखो ये है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों। अब सोचें, उसको कहा जाता है अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी। अब आपको एक चीज और क्या ध्यान में रखनी है कि जब आपको, ठीक है, ये तो पता है कि जिस पुस्तक के 8 अध्याय होते हैं उसको अष्टाध्यायी कहा जाता है, परंतु एक चीज सबसे बड़ी, विद्यार्थी यहां पर गलती क्या करते हैं? ये तो पढ़ लेते हैं जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसको अष्टाध्यायी कहा जाता है, और परीक्षा में मगर आपको पूछ लिया जाएगा एक पुस्तक में जिसमें एक पुस्तक में 8 अध्याय उसको क्या कहा जाता है, तो आप ये बोल देंगे कि हाँ भी उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या, अष्टाध्यायी लिखने में गलती कर देंगे जिसको कहते हैं कि वर्तनी। इसलिए कभी भी कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं ना तो उसमें वर्तनी का ध्यान रखें। कोई भी चीज, अगर कोई शब्द आप पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से देखें इस शब्द को कैसे लिखना है, क्योंकि अगर हमें उस शब्द के बारे में पता होगा, उस शब्द को जब हम लिखेंगे तभी जो हमें अंक मिलेंगे। आपको पता है अष्टाध्यायी, और अगर आप अष्टाध्यायी वर्तनी गलत कर दो तो अंक कहां से मिलेंगे? तो नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, इसकी वर्तनी भी और इसको क्या कहा जाता है। जिस पुस्तक के 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी। उसी प्रकार से जिस
जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, मतलब कि जिसका भाषा द्वारा वर्णन ही ना किया जा सके, बहुत कठिन हो जिसके द्वारा भाषा द्वारा उसका वर्णन करने में, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय मतलब कि उसके बारे में, अनिवर्चनीय मतलब वचनों के द्वारा उसके बारे में व्याख्या करना कठिन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अत्याधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। अत्याधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, इसको क्या कहा जाता है? इसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा अतिशोक्ति, ठीक है, उसको कहा जाता है अतिशोक्ति। हमने अतिशोक्ति अलंकार भी किया था, अगर आपको याद हो, अलंकार बताए थे, उसमें अतिशोक्ति अलंकार था, जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, उसको अतिशोक्ति अलंकार कहा जाता है ना। तो अब समझ में आ गया, अत्याधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात उसको कहा जाता है अतिशोक्ति। लिखना कैसे है, वर्तनी भी साथ में देखेंगे, ठीक है। अब देखो, मान लो आप निबंध लिख रहे हैं, तो निबंध लिखते हुए आपको लिखना है कि कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है, तो उसमें जब आप लिखोगे अत्याधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, ठीक है, तो वो प्रभाव, आप जो भाषा की प्रभावहीनता वहां पर सिद्ध करता है। परंतु उसके स्थान पर जब आप लिखते हैं अतिशोक्ति का, यहां पर अतिशोक्ति का प्रयोग किया गया है, तो वो प्रभावपूर्ण भाषा लगती है। तो इसीलिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे देखें, सबके आगे रहने वाला, सबसे आगे रहने वाला कौन होता है? अग्रणी उसको कहा जाता है। जो सबसे आगे रहता हो उसको अग्रणी, कि हम बोलेंगे यह अग्रणी है, ठीक है, यह अग्रणी है मतलब सबसे आगे रहता है, ये हमारे अग्रणी हैं, जो ये हमारे अग्रणी हैं, अर्थात हमारे हर एक कार्य में ये अग्रणी रहते हैं, तो उनको अग्रणी कहा जाता है। तो अग्रणी शब्द का प्रयोग करेंगे तो अच्छा, आपके निबंध में किसी भी, जहां पर भी आप व्याख्या कर रहे हैं, तो बड़ा प्रभावपूर्ण रहेगा, ठीक है। जो पहले जन्मा हो, है ना, जो पहले जन्मा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा अग्रज। अग्रज मतलब आगे, अग्र मतलब आगे, और ज मतलब जन्म लेने वाला। तो जो पहले जन्मा हो, है ना, जैसे हम बोलेंगे ये हमारे अग्रज हैं, अर्थात बड़े भाई को हम क्या बोलेंगे? हमारे अग्रज हैं, है ना, हमसे पहले इन्होंने जन्म लिया, तो अग्रज बोलेंगे। और उसके स्थान पर हम लिखा जो पहले जन्मा हो, ये हम मेरे से पहले जन्मा है, इस ये मेरा बड़ा भाई है, इसके स्थान पर लिखो ये हमारे अग्रज हैं, ठीक है। तो स्पष्ट हो जाएगा, एक शब्द से ही पूरे का पूरा भाव स्पष्ट हो गया। उसके बाद आया जो बाद में जन्मा हो, ठीक है, तो जो पहले जन्मा हो अग्रज हो गया, जो बाद में जन्मा उसको बोला जाता है अनुज, है ना। छोटे भाई को ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरा छोटा भाई है, ये हमारे अनुज हैं, ठीक है, ये मेरे अनुज हैं, तो उसको अनुज कहा जाता है। अनु पीछे चलने वाला, अनु पीछे, और जन्म लेने वाला, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अनुज। उसके बाद हमारे पास आता है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको क्या कहा जाता है? अगोचर, मतलब कि इंद्रियों द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता, उसको कहा जाता है अगोचर, ठीक है। याद रखेंगे कि अगोचर, जिनको इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसको अगोचर कहा जाता है। जिसका पता ना हो, अज्ञात, जिसका अज्ञात मतलब जिसका पता हो, और अज्ञात जिसके बारे में पता ना हो उसको कहा जाता है अज्ञात। आगे आने वाला, आगे आने वाला उसको कहा जाता है आगामी, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आगामी परीक्षा, ये नहीं कि आगे हमारी परीक्षा, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं, हम आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसको कहा जाता है आगामी, ठीक है। अंडे से जन्म लेने वाला उसको कहा जाता है अंडज। अंडज, अंडा, अंडे से, जो मतलब जन्म लेने वाला, उसको कहा जाता है अंडज, जो अंडे से जन्म लेता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जो छूने योग्य ना हो। जो छूने योग्य ना हो उसको कहा जाता है अछूत, जो छूने योग्य ना हो। उसके बाद जो छुआ ना गया हो, दोनों में अंतर है। जो छुआ ना गया हो वो है अछूता, कि ये अभी अछूता है, ठीक है, ये अछूता है मतलब इसको छुआ नहीं गया है, ये अछूता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अछूत। ये मतलब छूने के योग्य है परंतु इसको छुआ नहीं गया, इसलिए वो अछूत कहा गया है, ठीक है। उस अछूता, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको कहा जाता है अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, विस्थापित करना, उसको कहा जाता है जो अपने स्थान से अलग कर दिया गया हो, और जिसको अलग ना किया जा सके उसको कहा जाता है अच्युत, ठीक है। जो अपनी बात से ना टले, अटल, ये अटल योजना है, अपनी बात से, ये अटल है, ठीक है, ये अटल बोला जाता है, ये अटल कथ्य है,
मतलब अटल कथ्य है या अटल कथन है, तो ये कथन टल नहीं सकता, उसको अटल बोला जाता है। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। आवश्यकता से बहुत ज्यादा, जब जैसे अभी पढ़ रहा है ना कि हिमाचल में अतिवृष्टि हो रही है, हम ये नहीं बोलेंगे। अभी देखो, आपको ये अनुमान है कि आपको निबंध आ सकता है पर्यावरण पर, ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है हिमाचल पर, है ना, तो प्राकृतिक आपदाओं पर आपको निबंध मान लीजिए आता है, तो अगर वहां पर आप बोलेंगे अतिवृष्टि के कारण ये प्राकृतिक आपदा देखने को मिली, तो अतिवृष्टि शब्द का प्रयोग करेंगे। यहां पर कि आवश्यकता से अधिक बरसात हुई तो इसलिए यहां पर बाढ़ आ गई, ठीक है, तो अतिवृष्टि के कारण वहां पर बाढ़ का प्रकोप देखा गया, इस स्थान पर बाढ़ का प्रकोप देखा गया, तो अतिवृष्टि शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद बरसात बिल्कुल ना होना, जब बरसात बिल्कुल ना होना तो बोला जाता है अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि के कारण वहां पर सूखा पड़ गया, तो अनावृष्टि उसको बोला जाएगा। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। अनावृष्टि बिल्कुल बरसात नहीं हुई, और अनावृष्टि अल्पवृष्टि में क्या हुआ कि बहुत बरसात हुई परंतु बहुत कम हुई। ठीक है, अल्पवृष्टि की प्रार्थना सभी हिमाचल वासी कर रहे हैं कि वर्षा तो हो परंतु कम वर्षा हो। अल्पवृष्टि की प्रार्थना सभी हिमाचलियों के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, उसको बोला जाता है अतीन्द्रिय। ठीक है, अतीन्द्रिय कहा जाता है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। देखो, एक है हमारा इंद्रियों की पहुंच से बाहर, और एक है हमारे पास जो हमने पढ़ा था अगोचर। ठीक है, जो इंद्रियों से परे हो उसको क्या कहा जाता है? इंद्रिय। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, ठीक है, उसको कहा जाता है अगोचर। ठीक है, और यह है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, उसको कहा जाता है अतीन्द्रिय। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। ये अतिक्रमण की घटनाएं आजकल पाकिस्तान की ओर से बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं, तो सीमा का अनुचित उल्लंघन जब किया जाता है। ठीक है, जो बीत गया हो उसको कहा जाता है अतीत। ये नहीं बोलेंगे कि ये ऐसा हुआ था हमारे पहले समय में ऐसा होता था, पहले समय में ऐसा होता था, नहीं, अतीत। ठीक है, ऐसे होता था। ये नहीं बोलेंगे भारत में पहले समय में ये कार्य किया जाता था, भारत के अतीत में ये कार्य किया जाता था, तो अतीत शब्द का प्रयोग करेंगे, बहुत ही प्रभावपूर्ण रहता है। पर पता होना चाहिए ना, जो बीत गया उसको अतीत कहा जाता है। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसको कहा जाता है अथाह। देखें, अथाह समुद्र है ये। ठीक है, अथाह ज्ञान अथाह समुद्र की भांति है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। आगे का विचार ना कर सकने वाला, उसको कहा जाता है अदूरदर्शी। जो आगे का विचार ना कर सके उसको कहा जाता है अदूरदर्शी। मतलब जो अपने भविष्य के बारे में ना जान सके, वो दूर नहीं देख पा रहा कि आगे मेरे, अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरा भविष्य कैसा होगा, तो उसको अदूरदर्शी कहा जाएगा। जो आज तक से संबंध रखता हो उसको कहा जाता है अधतन। जो आज तक से संबंध रखता हो, अधतन। ठीक है, और आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसको कहा जाता है अध्यादेश। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो वो है अध्यादेश। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसको कहा जाता है अधिकृत। ये अधिकृत भूमि है। ठीक है, यह वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसको कहा जाता है अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम उसको कहा जाता है अधिनियम। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम उसको कहा जाता है अधिनियम। अविवाहित महिला, अब देखो, अविवाहित महिला को क्या कहा जाता है? अनूढ़ा। जो शुद्ध शब्द है, अनूढ़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है जो अविवाहित महिला हो। उसके बाद वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसको कहा जाता है अध्यूढ़ा। जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो तो वो अध्यूढ़ा हो गई। और दूसरे की विवाहित स्त्री उसको कहा जाता है अन्योढ़ा। जो दूसरे की विवाहित स्त्री है उसको बोला जाता है अन्योढ़ा। ठीक है, आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला शास्त्र उसको कहा जाता है खगोल शास्त्र। ठीक है, जिस ग्रहण में सूर्य या चंद्रमा का पूर्ण बिंब ग्रसित हो जाता है उसको कहा जाता है खग्रास। ठीक है, जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसको कहा जाता है खड़ग हस्त। ठीक है, खड़ग हस्त। दूसरों के मत का विरोध करने वाला, खंडन। तो ये हर बात का खंडन करेगा, हर बात का खंडन करेगा। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रहकर आए तो उसको कहा जाता है खंडिता। ये स्त्री खंडिता है। खाने के योग्य वस्तु, खाद्य, ये खाद्य सामग्री है।
ये नहीं बोलेंगे ये वस्तु खाने के योग्य है, इसको हम क्या बोलेंगे, यह खाद्य सामग्री है, इसको खाद्य सामग्री बोल देंगे। ठीक है, आकाश में विचरण करने वाले जंतु उनको कहा जाता है नभचर। उसी प्रकार से थल, जो जमीन पर विचरण करने वाले जंतु उनको बोला जाता है थलचर। ठीक है, जो बहुत समय तक ठहर सके उसको कहा जाता है चिरस्थाई, ये चिरस्थाई है, बहुत लंबे समय तक रहने वाला, चिरस्थाई। चौथे दिन आने वाला बुखार, चौथिया उसको कहा जाता है। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा, उसको कहा जाता है चक्रवात। ठीक है, आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य, उसको कहा जाता है चमत्कार। आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य वो क्या हो गया, चमत्कार। वह कृति जिसके गद्य एवं पद्य दोनों मिश्रित हों उसको चंपू काव्य कहा जाता है, चंपू काव्य। ठीक है, जिसके सिर पर चंद्र कला हो उसको कहा जाता है चंद्रचूड़। तो ये थे हमारे कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, मतलब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द इनको भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको और महत्वपूर्ण शब्दों का अभ्यास कर लीजिएगा और ये शब्द आपके लेखन को बहुत ज्यादा अच्छा कर देंगे, प्रभावी बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अनेकार्थी शब्द। अब देखो अनेकार्थी शब्द मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ जहां पर होते हैं उसको अनेकार्थी, मतलब एक शब्द है विभिन्न। अब देखो एक हमने पर्यायवाची किए थे, पर्यायवाची को समानार्थी शब्द बोलते हैं। एक शब्द को और क्या मतलब एक शब्द के समान अर्थ वाले और कौन कौन से शब्द हैं, सूर्य को हमने क्या बोला, प्रभाकर, दिनकर, रवि, भास्कर। ठीक है, तो ये हमने बोल दिया, तो एक ही अर्थ हुआ। ठीक है, उसके बाद अनेकार्थी शब्द में क्या होता है कि शब्द एक होगा परंतु जैसे कि कनक कनकते सो गुणमादिकता अधिकाय इक खाए बोराय नर इक पाए बोराय, तो उसमें कनक कनक, ठीक है, दो बार कनक 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 का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अब एक कनक का अर्थ क्या हुआ, गेहूं हो गया, है ना, एक कनक का अर्थ गेहूं हो गया। कनक को सोना भी कहते हैं। ठीक है, कनक को धतूरा भी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ हो गए, तो इसको बोलते हैं एक कनक का अलग अलग अर्थ हो गया, तो इसको बोला जाता है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द जैसे कि उदाहरण से आपको समझाता हूं। अंक, अब हमारे पास अंक आ गया, एक तो हमें पता है अंक, मैं बोलूंगा अंक लिखो तो अंक आप 1 2 3 4 लिख दोगे, अंक हो गया। ठीक है, तो संख्या का एक अंक, संख्या के अंक, उसको अंक बोला जाता है। उसके बाद नाटक के अंक, अब जो एपिसोड जिसको बोलते हो ये एपिसोड है, ठीक है, तो वो अंक बोला जाता है। जैसे कि अब रामलीला देखते हैं, राम नाटक देखते हैं ना, रामायण जो अभी नवरात्रों में शुरू होने वाली है, तो उसमें क्या होता है आज के सीन मतलब आज के अंक ये हैं, आज प्रथम अंक है, फिर द्वितीय अंक, तृतीय अंक। ठीक है, तो अंक मतलब एपिसोड जिसको बोला जाता है। उसके बाद आता है गोद, गोद भी कहा जाता है माता की अंक, पिता की अंक मतलब पिता की अंक में बच्चा आराम कर रहा है, माता की गोद में बच्चा आराम कर रहा है, गोद के स्थान पर अंक लगा देंगे। ठीक है, अध्याय, जो हमारे पास बुक है, कोई पुस्तक है, उसके जो अध्याय होते हैं, ठीक है, उनको अंक कहा जाता है। परिच्छेद, ठीक है, उसके बाद चिन्ह भी कहा जाता है, भाग्य भी कहा जाता है, स्थान, पत्रिका का नंबर, तो ये सारे के सारे अंक के अनेकार्थी शब्द हैं। एक अंक को अलग अलग जगह पर क्या क्या कहा जाएगा उसको कहा जाता है, ये हमारे पास आता है अंक। उसके बाद आ गया अंग, अंग का अर्थ हुआ शरीर। ठीक है, अंग का अर्थ क्या हुआ, शरीर, अंग मतलब ये अंग, एक तो हो गया शरीर, एक हो गया शरीर का कोई अवयव मतलब शरीर का कोई भाग, ये क्या है, अंग है मेरा। ठीक है, ये क्या है, अंग है मेरा, तो अंग हो गया। ठीक है, और एक पूरा शरीर को भी अंग कह दिया जाता है। उसके बाद अंश, अंश क्या हो गया, भाग, हिस्सा, और उसको क्या कहा जाता है, अंग भी कहा जाता है। ठीक है, और शाखा, अंग, अब वो किसका अंग है, पेड़ों का अंग है ना, तो उसको शाखा, शाखा उनका अंग है तो उसको शाखा कहा जाएगा। ठीक है, अंग हो गया। उसके बाद आ गया अंचल, अंचल को कहा जाता है सिरा, अंचल का अर्थ क्या हुआ, सिरा मतलब कि, ठीक है, सिरा, किनारा, अंचल। ठीक है, उसके बाद हो गया प्रदेश, जैसे हिमांचल, हिमांचल तो अंचल है उसमें। ठीक है, उत्तरांचल, पूर्वांचल, तो अंचल, तो प्रदेश कहा जाता है। साड़ी का पल्लू, उसको भी अंचल कहते हैं ना, कि माँ के अंचल में जाके छुप जा, तो अंचल उसको बोला जाता है। उसके बाद हो गया अंत, अंत का अर्थ हो गया सिरा, यहां पर अंत हो गया मतलब एक चीज यहां पर खत्म हो गई, अंत कहा गया। उसके बाद समाप्ति,
वही कि बस अंत है, ये समाप्त हो गया, और ये इसका अंत है, ये इसका अंत है, मतलब कोने जिसको बोला जाएगा सिरा, ठीक है। और मृत्यु अंत, मतलब अंत हो गया, मृत्यु हो गई। भेद, इसका अंत कोई नहीं समझ सकता, इसका भेद कोई नहीं समझ सकता। और रहस्य, उसको भी क्या कहा जाता है, अंत, कि इसका अंत कोई नहीं समझ सकता, इसका भेद कोई नहीं समझ सकता, रहस्य और भेद अंत हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया इंदु। इंदु को कहा जाता है चंद्रमा, और कपूर, इंदु को चंद्रमा कहा जाता है और कपूर के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ गया ईश्वर। ईश्वर को प्रभु, समर्थ, स्वामी, धनिक, ईश्वर को कहा जाता है, ठीक है। प्रभु हैं हमारे, स्वामी हैं, धनिक है, धनिक मतलब जो धन को देने वाला, उसको धनिक कह देंगे, ठीक है। उग्र, उग्र का अर्थ हुआ क्रूर, भयानक, कष्टदायक, तीव्र, क्रूर हो गया, भयानक हो गया, ठीक है। उसके बाद कष्टदायक हो गया, तीव्र हो गया, मतलब तेज, उसको कहा जाता है उग्र। फिर आ गया उत्तर। उत्तर का अर्थ क्या हुआ, जवाब। उत्तर क्या है, एक दिशा है। उत्तर क्या है, बदला। मैंने उसका उत्तर दिया, ये उसके किए हुए कृत्यों का उत्तर था, मतलब बदला था, ठीक है। और पश्चाताप, पश्चाताप जो पश्चाताप किया जाता है उसको भी उत्तर, ठीक है। उसके बाद आ गया ऋण। ऋण का अर्थ क्या हुआ, कर्ज, दायित्व, ये ऋण है तुम्हारा, दायित्व है। उपकार, तुमने मुझ पर ऋण किया, उपकार किया, ठीक है। घटाना, ऋण मतलब घटाना, इसमें ये ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है। तो उसके बाद एकता, घटाने की बूटी वाला पत्ता, उसको भी ऋण कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है कंटक। कंटक को कहा जाता है कांटा, ठीक है। विघन और कीलक, कांटा, विघन, कीलक, कील, कीलक, कंटक है ना, कीलक भी की है, कांटा भी, और विघन, विघन क्या करते हैं, कांटा, जो कांटे हैं वो क्या करते हैं, विघन डालते हैं। तो कंटक, कंटक, कांटा, विघन, कीलक, ठीक है। कंचन, कंचन का अर्थ क्या हुआ, सोना, कंचन कहा जाता है सोने को, कांच को, निर्मल को, धन दौलत, उसको भी सोना कहा जाता है। कहीं पर कंचन को धन दौलत के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहीं पर कंचन को कांच के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहीं कंचन को निर्मल, साफ, स्वच्छ के रूप में प्रयोग किया जाता है। कनक का अर्थ हुआ है स्वर्ण, धतूरा, अभी बताया आपको, गेहूं, वृक्ष, पलाश, एक पलाश का फूल होता है, पेड़ होता है ना, तो उसको पलाश कहा जाता है, टेसू, ठीक है। तो ये हमारे पास कनक हो गया। कन्या को कहा जाता है कुमारी लड़की, पुत्री, और कन्या क्या है, एक राशि भी है, ठीक है। तो कन्या का ये अर्थ हो गया, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के अनेक अर्थ, पर्यायवाची उनको बोला जाता है समानार्थी शब्द, ठीक है। और हमने और क्या किया, वाक्य अंश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या था, जहां पर वाक्य के बारे में, जहां पर वाक्य के बारे में बात की जाती है, मतलब एक वाक्य के स्थान पर एक वाक्य का अर्थ हम एक शब्द में कह देते हैं, उसको कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहां पर हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है, और आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न जो आज हमारा विषय था समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि ऐसे पूछ देंगे। अंक के अनेकार्थी शब्द लिखो। और एक चीज, ठीक है, कि कई बार क्या करते हैं विद्यार्थी, अंक का एक ही लिख देंगे, गोद, ठीक है, या संख्या, कम से कम 3 लिखें वहां पर, 3 लिखें, कम से कम पर्यायवाची लिखने हैं, कम से कम 3 पर्यायवाची, कम से कम 3 अनेकार्थी शब्द, तो कम से कम 3 तो हमें याद करने हैं। जब हमें याद करने हैं तो जो जो हमें पता है, अंक का हमें पता है कि गोद होता है, तो उसको अंक हमें पता है कि ये संख्या का अंक होता है, उसको अंक कहते हैं, ये हमें पता है, उसको छोड़ दें। बाकी जो नहीं पता उनको याद करें। तो जो हमें पहले पता है वो तो साथ में हो गया, परंतु जो नए हैं वो भी हमें याद हो जाएंगे। इस तरह से हम अच्छे से उसको लिख पाएंगे ज्यादा ज्यादा। पर्यायवाची जो जो हमें पता है कि इसका ये होता है पर्यायवाची, ठीक है, इसको ये कहते हैं, वो जो पता है उसको छोड़ दें, और जो उसके नए पर्यायवाची हैं उनको याद करें। तो इस तरह से पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें।